हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। फिलर फॉर्म पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही तैयारी और कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। ओके, किसी का कोई सवाल? पिछली क्लासेस से कुछ समझ ना आया हो? ठीक है, आप भी वेरी गुड। ठीक रहने चाहिए आप, और स्टडी भी अच्छे से करते रहें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। सभी तैयार हैं? कौन कौन आ गए हैं क्लास में, पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अंकिता कुशवाहा, नेहा कुमारी, विनोद कुमार, अंकिता नागपुरे, अंजलि शाह। बाकी कहाँ हैं बच्चे? बाकी बच्चे नहीं आए अभी तक। चक्कर ही आएंगे जब आप ध्यान नहीं रखेंगे अपना, है ना? अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो यही होगा। अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, नींद नहीं लेंगे, तो ऐसे ही होगा। प्रॉपर नींद लें। एग्जाम की इतनी भी ज्यादा टेंशन मत लो कि अपनी हेल्थ खराब कर लो, है ना? चलें जी। स्टार्ट करें। आज फिर नोटिफिकेशन नहीं आया। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ आरती। नमस्ते। आप अपडेट करो अपनी ऐप को। नोटिफिकेशन तो आ रहा है। जिसके पास नहीं आ रहा है, ऐप को अपडेट करो। ठीक है। गुड डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज। नींद भी जरूरी है ना। वो लड़की नींद नहीं लेती है, सोती नहीं है, तो फिर ये होगा ही। नोटिफिकेशन आता है, अगर ऐप अपडेट ना हो तो फिर नहीं आता नोटिफिकेशन, है ना? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑफ करके चलेगा? गुड मॉर्निंग अंशिका, हैव अ ग्रेट डे। ओके जी। तो रिवीजन कोर्स स्टार्ट होने वाला है फिलर फॉर्म पर, जिसमें आपको 3 दिन हफ्ते में 3 दिन आपको क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगी, 3 दिन ऐप पर। और अगर अब किसी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कर सकते हैं। और फीस है पेपर 1 के लिए 1999, पेपर 2 के लिए भी 1999, और दोनों पेपर्स मिला करके 2999, यानी कि 3000 में है। तो जिसने भी रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना है और
आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए जिसने तैयारी करनी है वो ज्वाइन कर सकता है कोर्सेज को। ठीक है, कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा सरोज 10, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कैपिटल लेटर्स में SAROJ लिख करके 10 लिखना है विदाउट स्पेस, और आपको 10% डिस्काउंट इस फीस में मिल जाएगा। नोट्स कैसे डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर ये भी नंबर है, और हर एक स्लाइड्स पे आपको नंबर शो होता है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल और SMS व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है फिलर फॉर्म की, जिसको विजिट करके आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आज कैसी हूँ, आज थोड़ा सा फर्क है, और अभी ठंड बस लग जाती है क्लास में बैठकर, शायद कुर्सी पे बैठ के ठंड लग जाती है, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी हमने पढ़ लिया था ये सब, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बंटी। किसका बंटी? किसका बंटी पढ़ने वाले हम? गुड मॉर्निंग मधु। तबीयत ठीक नहीं है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरा बंटी, अच्छा। मेरा बंटी नहीं पढ़ने वाले हम, आपका बंटी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है। अंकिता कुशवाहा की तबीयत खराब है। तबीयत मतलब कि कह रही है कि चक्कर आ रहे थे, तो नींद नहीं लेंगे प्रॉपर तो चक्कर आएंगे। अच्छा जी। तो आपने, चलिए कोई नहीं। मनु भंडारी का जन्म भी नहीं हुआ था 1917 में। मनु भंडारी का जन्म जी कब हुआ था बताइए? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इसमें गलत दिया है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, कई बार मिसप्रिंट हो सकता है। मनु भंडारी का जन्म हुआ कब था वैसे, ये तो बताओ मुझे, कि ज्ञान को भी देख लेते हैं थोड़ा। 1931। ओके, कब लिखा गया ये उपन्यास? वेट वेट। हाँ, ये उल्टा लिखा है ना? ओके, कोई बात नहीं, इसको अभी ठीक कर देते हैं।
गुड मॉर्निंग। 1 मिनट का टाइम दे मुझे। चलिए, ये उल्टा लिखा है, इसको हम अभी करेक्ट कर देते हैं। अभी भी 5 बजे उठ गई है लड़की। सेवन वन। वीडियो ऑन करने की जरूरत तो नहीं है ना? सिर ठंडा हो रहा है वैसे। जून वाला दिया था। क्या एग्जाम? ओके, तो चलते हैं। हम सीधा यहाँ। आपका बंटी 1971। मुख्य तथ्य देखते हैं। लेखिका लेखिका मनु भंडारी। प्रकाशन वर्ष 1971। अध्याय इसके 16। ठीक है, 16 अध्याय इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। विषय है विवाहित वैवाहिक जीवन के विच्छेद में प्रभावित होती संतान की स्थिति का मार्मिक चित्रण बंटी के माध्यम से किया गया है। आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने नारी जीवन से संबंधित दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन एवं उससे उत्पन्न उलझनों को सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। अ, आपको ही हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम? आप जाके दोबारा आओ। सबको हो रही है? मेरे पास तो ठीक चल रहा है, नेट भी सही है, एवरीथिंग इज ओके। हाई फाई भी नहीं चल रहा, कनेक्ट किया है फोन से। तो अभी देखो, अभी सब ठीक है। सही है, ओके।
सही है तो फिर हम चलते हैं, पढ़ते हैं, है ना। भूमिका किस नाम से है इसकी भूमिका? बंटी की जन्म पत्री। ठीक है। आपका बंटी धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। कौन सी पत्रिका? धर्मयुग। ये याद रखना है। ठीक चल रहा है अब, ओके। धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था ये धारावाहिक। इसका भी सीरियल बना है तो इसको भी शायद ये भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। पात्र बंटी है जो केंद्रीय पात्र है। कथा उसी के चारों ओर घूमती है। बंटी अजय और शकुन का पुत्र। बंटी किसका पुत्र है? अजय और शकुन का बेटा है बंटी। कथा के आरंभ में उसकी उम्र 9 वर्ष की है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि कथा के आरंभ में उसकी उम्र कितनी है? 9 वर्ष की है। शकुन बंटी की माँ है तथा कॉलेज में प्रिंसिपल है। वह एक आधुनिक स्त्री है जो अपने स्वत्व को अपने निर्णयों से पुष्ट करना जानती है। शकुन गृहस्थ जीवन के एक ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसका स्त्रीत्व और मातृत्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अजय इसमें एक पात्र है। अजय जो है वो बंटी का पिता है और शकुन से तलाक लेकर मीरा से दूसरा विवाह कर चुका है और दोनों का एक पुत्र भी है। तो मतलब मीरा से भी उसे एक पुत्र है और यहाँ पर बंटी भी उसका एक बेटा है अजय का। आगे है मीरा, अजय की दूसरी पत्नी है और डॉक्टर जोशी जो है वो शकुन के दूसरे पति हैं। डॉक्टर जोशी भी इसमें एक पात्र है जो शकुन के दूसरे पति हैं और मीरा जो है वो अजय की दूसरी पत्नी है। ठीक है। वकील चाचा शकुन तथा अजय के तलाक का केस देखने वाले वकील हैं। टीटू जो है वो बंटी का पड़ोसी दोस्त है तथा उसका हम उम्र भी है। अम्मी जो है वो डॉक्टर जोशी की बेटी है। चीनू जो है वो मीरा का बेटा है। ठीक है। फूफी शकुन के घर की नौकरानी। फूफी बंटी से भी बहुत स्नेह करती है तथा शकुन को बंटी की मनोस्थिति से अवगत कराने का प्रयास भी करती है। कुनी जो है वो शर्मा साहब की लड़की है। प्रमिला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है। प्रमिला का नाम याद रख लेना, ठीक है। मतलब वैसे तो सारे पात्र थोड़े ही हैं, इसमें याद रखने की जरूरत है। मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कथाकार। जन्म 2 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। मनु भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। लेखक का संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से उन्हें लोकप्रियता मिली। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हरियाणा गुड़गांव में हुई थी। क्या हो गया? मेरा भी हॉस्पिटल ऑन की। व्हाट? ओके। हे प्रभु, क्या क्या लिखते हैं बच्चे। मनु भंडारी उपन्यास तथा कहानी में बड़ा विशिष्ट योगदान दिया है। हाँ, वो कीबोर्ड खुद भी ले लेता है ना कुछ कुछ चीजें, तो हो जाता है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं 1 इंच मुस्कान 1962। यह यह एक सहयोगी प्रयोगात्मक उपन्यास जो उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। तो मनु भंडारी के पति कौन थे? राजेंद्र यादव। ठीक है। और इन्होंने साथ में मिलकर लिखा था ये 1 इंच मुस्कान। समझ तो मुझे भी नहीं आया था बट बाद में समझ आया। अभी हंसी बहुत आ रही है। आपका बंटी 1971। महाभोज का समय जो है 79। स्वामी स्वामी क्यों लिखा है यहाँ पर? अच्छा, स्वामी नाम से भी इनका उपन्यास है 2004 में। मनु भंडारी को उनके कृतित्व तथा साहित्यिक योगदान के लिए साहित्य अकादमी हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान
भारतीय भाषा परिषद, राजस्थान संस्कृत नाटक अकादमी तथा व्यास सम्मान आदि पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। मनु भंडारी का रचना संसार जितना अधिक विविधतापूर्ण है, उतना ही अधिक उनका संवेदनात्मक घनत्व भी है। भारतीय नारी की तथाकथित आदर्शों की घटादोष में छटपटाती स्त्री की पूर्ण संवेदना उनके उपन्यासों में मुखरित होती है। मैंने उन चीजों पर लिखा है जो या तो मेरे साथ हुई हैं या किसी भी तरह से मेरे अनुभव का हिस्सा रही हैं। एक कथाकार को नई चीजों के बारे में लिखना चाहिए, लेकिन मैं अपने अनुभवों को कहानी में लेकर लिख कर तसल्ली कर लेती थी, है ना। कहानी में लिख कर। हाँ जी, बताओ जी। तसल्ली कर लेती थी, फिर भी मैं यही कहूंगी कि एक अच्छा कथाकार एक परिचित यथार्थ को भी नए सिरे से नए कोण से पेश कर सकता है। ये मनु भंडारी का कथन है। वो भी आपकी तरह बात लिखना भूल गई है ना। आपका बंटी, मूल उद्देश्य और विविध समस्याएं। नई पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का चित्रण है, अवांछित तनाव से तलाक की समस्या का वर्णन है, और बंटी जैसे बच्चों की मानसिक स्थिति का अंकन और समाज को उनकी स्थिति से परिचित कराने का प्रयास है। आज आप मेरे सपने में आए थे, बहुत प्यारी लग रही थी और मस्ती में पढ़ा रही थी। अच्छा जी। मेरे लिए सपना देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं सपने में भी आने लगी हूँ, वाह। बंटी जैसे बच्चों की मानसिक स्थिति का अंकन और समाज को उनकी स्थिति से परिचित कराने का इसमें प्रयास किया गया है। अच्छा जी। गुड मॉर्निंग खुशी। पहली बार आया, फिर रोज देखा करो। पहली बार क्यों। पति पत्नी के झगड़े का बच्चों पर बुरा प्रभाव, अकेलेपन का चित्रण है, शहरी संस्कृति में संबंधों का टूटना। मतलब शहरों में ज्यादा ये चीजें होती है ना, गांव में उतने ज्यादा नहीं होती है। बलमन का द्वंद। बलमन मतलब वही बालमन। मतलब आप मेरे सपने नहीं देखती हो ना। ओके, वैवाहिक समस्या, दाम्पत्य जीवन की टकराहट, मानसिक तनाव से घिरी हुई जिंदगियां, बालमन की अभिव्यक्ति, आधुनिकीकरण की समस्या। स्त्री जीवन की समस्याओं पर समाज, परिवार एवं स्वयं से स्त्री के द्वंद का चित्रण है। शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित अधिक संवेदनशील और सरल है। आपका बंटी में बंटी, शकुन तथा अजय के माध्यम से भारत की बदलती पारिवारिक स्थिति तथा सामाजिकता के बीच टकराहट दिखाई देती है। अब देखते हैं इसकी भूमिका, जो जन्म पत्री बंटी की जन्म पत्री के नाम से है। अच्छा, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। 1 मिनट रुकना, मुझे ना ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर के आती हूँ। 1 मिनट वेट करना।
ओके जी, आगे चलते हैं। सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? देखते हैं आपका बंटी की भूमिका, जो जन्मपत्री बंटी की नाम से है। आपका बंटी उपन्यास को एक रचना संसार की आपका बंटी उपन्यास पाठकों को एक रचना संसार की यात्रा कराता है, जहां अलगाव, पीड़ा, टूटन और गहन अवसाद उपस्थित है। शकुन और अजय एक दूसरे से कटकर पुनः अपने अपने रास्ते पर अपना जीवन खोज लेते हैं। अलग रह जाता है तो मात्र बंटी। बंटी किन्हीं एक दो घरों में नहीं, आज अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। एक बात इन सभी बच्चों में समान है, वह यह है कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सांचे में ही सामने आने लगती है, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। ये मनु भंडारी का कथन है, जन्मपत्री बंटी की यानी कि भूमिका से। बंटी की यह समस्या पाठक को आतंकित ही अधिक करती है। समाज के दिनों दिन बढ़ती हुई समाज में दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में, अ, जिसका कहीं कोई हल दिखाई नहीं देता है। बंटी शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समुचित स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामय मिथ्या मिथ्या धारणाएं और सदियों पुराने मिथ टूटने लगी। बंटी कभी कभी अपनी उम्र में बड़े वयस्कों की भांति व्यवहार करने लगता है, ध्यान रखेंगे। तो कभी वह परिपक्व बनने का असफल प्रयास करता है। बंटी की स्थिति पाठकों को भीतर तक आंदोलित कर देती है। महानगरीय जीवन को भौतिकता के विविध आयामों ने सरल बना दिया है, किंतु संबंधों को उतना ही जटिल बना दिया है। बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नानुकूलता की ही रही है। ये भी मनु भंडारी कह रही हैं। बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः, अच्छा ये वाला कथन जो है दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया। यहां से देखते हैं। बंटी का चरित्र तलाकशुदा दंपति की संतान का एक निर्मम आख्यान प्रस्तुत करता है। बंटी का अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव है, किंतु पिता की अनुपस्थिति में बंटी का माँ के प्रति यह लगाव धीरे धीरे निर्भरता में बदल जाता है। मतलब पिता नहीं है तो फिर क्या करता है बंटी? पता है माँ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तो वो लगाव जो है वो निर्भरता में बदल जाता है। माता पिता के अलगाव ने बंटी को समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। खेलने कूदने की उम्र में वह इस बात को अच्छी तरह से समझने लगा है कि उसके मम्मी पापा दूसरे बच्चों के मम्मी पापा जैसे नहीं है। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन और अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। तो मनु भंडारी का ये कथन आपका बंटी मनु भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में है, जिनके बिना ना 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यास की बात की जा सकती है, ना स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। 30 वर्ष पहले 1970 में लिखा गया यह उपन्यास हिंदी के लोकप्रिय पुस्तकों की पहली पंक्ति में है। मतलब अभी 30 वर्ष पहले नहीं लिखा गया है ये, जब ये बात लिखी गई है तब कहा जा रहा है ये, ठीक है।
दर्जनों संस्करण और अनुवादों का यह सिलसिला आज भी वैसा ही है जैसा धर्मयुग में पहली बार धारावाहिक के रूप में प्रकाशन के दौरान था। मतलब सिर्फ मम्मी पापा का होना ना होना ही इस बात पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं लाइफ में कि जिनकी वजह से बच्चे को बड़ा बनना ही पड़ता है ना। कई बार घर का माहौल खराब होता है, और या फिर घर में नशा है, या फिर कुछ मतलब कोई भी ऐसी बात, गरीबी है, तो बहुत सारी परिस्थितियां जो है वो रहती हैं, जिम्मेदार हैं इसके पीछे कि बच्चे को बड़ा बनना पड़ता है, समझदार बनना पड़ता है ना। ईदगाह कहानी पढ़ी थी हमने, तो उसमें भी तो यही है। अरे 71 ही है ये बता रहे हैं। इस लाइन को काट ही देते हैं ना। ठीक है, तो ये किसी का कथन है, इसको काट देते हैं, और ये तब का लिखा हुआ है जब इसको सिर्फ 30 साल हुए थे, है ना। तो वो एक अनुमान के तौर पर 70 लिख दिया होगा, बोल दिया होगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको 71 ही याद रखना है, ठीक है। 1971 में ही ये लिखा गया है, मतलब प्रकाशित हुआ है। ठीक है। ठीक है। बच्चे की निगाहें और घायल होती संवेदना की निगाहों से देखी गई परिवार की यह दुनिया एक भयावह दुस्वप्न बन जाती है। कहना मुश्किल है कि यह कहानी बालक बंटी की है या मां शकुन की। सभी को एक दूसरे सभी तो एक दूसरे में ऐसे उलझे हैं कि त्रासदी सभी की यातना बन जाती है। बुक में 70 दिया है। कौन सी बुक है आपके पास? कौन सी बुक से देख रहे हो आप? एक बार पांडे वाली बुक से देखो कोई। नहीं तो मुझे अपना ग्रंथ निकालना पड़ेगा। दृष्टि। दृष्टि में तो सही हो सकता है। अच्छा, ऐसा करो, पांडे से देखो। शकुन के जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए एक चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव से उसे अलगाव तकला छोड़ता है। यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और अपना कद बढ़ाती नई स्त्री का सत्य है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में यहां भी वही सबसे अधिक पीसा जाता है जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित है। बंटी। बच्चे की चेतना में बड़ों के इस संसार को कथाकार मनु भंडारी ने पहली बार पहचाना था। बाल मनोविज्ञान की गहरी समझबूझ के लिए चर्चित प्रशंसित इस उपन्यास का हर पृष्ठ ही मर्म स्पर्शी और विचारोत्तेजक है। हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी कालजयी उपन्यास है। नहीं, पांडे में भी सही दिया हुआ है, एक बार पांडे में देख लो, ठीक है। नहीं तो मैं देख लूंगी। अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास ना ग्रंथ। ठीक है। मतलब अभी क्लास में नहीं निकाल सकती, बाद में देख लूंगी। 71 नोट किया है। वैसे तो 71 ही होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। टेंशन मत लो। वक्तव्य। वह बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही फोन आया, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्टोरेंट की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ। ये कौन है?
बंटी की माँ ने शादी कर लिया है। बंटी की माँ शकुन है ना। मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहां एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे। इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा। बता दूंगी बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है। अब से वह यही रहेगा। और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है, और इस नई व्यवस्था में वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास रहना चाहिए, क्योंकि साल में दो एक बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है। इसको मैं जो आप पूछ रहे हो थोड़ी देर में बता दूंगी। अभी बुक नहीं है, थोड़ा दूर है। और अगर आपको पांडे वाली बुक मिल रही है तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रहा है, इस नाजुक उम्र में वहां से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे। लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्म पत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के ना जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अपने बच्चे ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। तुम क्लास में नहीं रहते ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होता है कि बताना क्या है। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। शायद माँ उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह बंटी है। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं, और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण में, दमघोटू तनाव में, वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा बंटी किन्हीं दो घरों में नहीं है, आज के अनेक परिवारों में, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। वस्तुनिष्ठ हिंदी उपन्यास, प्रभाकर की बुक, 1971 लिखा है। ओके चलो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, जगह जगह पर अलग अलग मिल रहा है। तो इसके लिए आप परेशान मत हो। क्लास के बाद जरूर से बता दूंगी इसको मैं। ठीक है, नहीं तो मैं अपने मतलब ऑथेंटिक बुक में ही देखना पड़ेगा इसको ना। तो रामचंद्र तिवारी में मैं इसका वो देखती हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम कुछ भी वो नहीं मान सकते हैं ना। पांडे में 71 दिया है। वैसे मैं यही कह रही हूँ कि 71 ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से 71 ही होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो फिर मैं इसको तिवारी से एक बार देख लूंगी। ओके, क्योंकि ऑथेंटिक बुक से देखा हुआ
सही रहेगा हमारे लिए। एक बार मैं अपने नोट्स में चेक कर लेती हूँ, नोट्स तो मेरे पास है ही। 70 71, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल है, मेरे टेबल पर ही है, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। अगर आप इसी में फंसे रहेंगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आने वाली है ना? तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। आपका तो मुझे पता नहीं है, तब से लेकर एक ही बात पे चर्चा चल रही है। हाँ, आपका बंटी 71 है, 16 भागों में विभाजित है। ठीक है, जो मेरे नोट्स में लिखा है 71 ही लिखा है। तो टेंशन मत लो, 71 ही कर दो, मतलब 70 71 जैसे एस एस ने कहा है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 71 ही मान के चलना है। बाकी फिर भी डाउट है तो देख लूंगी। अभी ध्यान यहाँ देंगे आप तो मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। बोलो, अब फोकस करो। ठीक है, फिलर फॉर्म आपके ग्रुप में, फिलर फॉर्म पे मेरा कोई ग्रुप नहीं है विनोद। फिलर फॉर्म पे मेरा कोई ग्रुप नहीं है। बाकी एस एस से बात कर लो। हिंदी नेट जेआरएफ मिशन करके नाम होगा, तो आप उसको सर्च कर लेना ना। ठीक है, सर्च बार में सर्च करके आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अच्छा जी, सबके नाम लिख के मैं आपको भेज दूं? मतलब मुझे यही काम करने को रह गया है। हाँ, हिंदी टेलीग्राम में तो ऐड है, विनोद है उस पे, सर्च करने पर नहीं आता, तो एस एस से कर लो बात आप। मैंने ग्रुप नहीं बनाया ना, एस एस ने बनाया है। मैं तो वहां किसी को ऐड भी नहीं कर सकती, निकाल भी नहीं सकती, मेरे पास कोई राइट ही नहीं है। कोई मैसेज डिलीट नहीं कर सकती, मतलब ठीक है। अच्छा, तो आप खुद ही नाम ले लो ना, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं सबके नाम लिख करके आपको भेजूंगी। विनोद को ऐड कर देना वहां पर। ठीक है, बाकी अधिकार तो सब आपने अपने कंट्रोल में रखे ही हैं। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती हैं, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती है तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वासित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ, तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल दिखाई नहीं देता है। हाँ अच्छा, देखता हूं। ओके। हम्म। गलती तो सारी, यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ
और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया है। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने वाले, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरतचंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहां मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समुचित स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगती हैं। शकुन चक्की बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली मां नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से दृप्त मां थी। उस नारी और मां के आपसी द्वंद का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो, या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना, समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी एक हरी नहीं होती, उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप से अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को ना अस्वीकार कर सकी, ना ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही है। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं, तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार, सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति भी इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। बहरहाल बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नानुकूलता की रही है। ये मनु भंडारी का कथन है और सारा ये मनु भंडारी ने ही लिखा है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र
सही पतों पर नहीं पहुंचा है। आपका बंटी उपन्यास 1। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही है। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में जरूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई है। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना, हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका हाथ, उसका उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा, बाह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींच कर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है। और फिर वे चुप और फिर वे सचमुच ही दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची, तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी, तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया। सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए वह जानता है, मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगती। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता, तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती है, बस प्यार करती है। इसलिए यूं सख्त चेहरा लिए डांटती। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो जाइए। पढ़ाऊं आगे या छोड़ दूं? बताओ सभी। ठीक है, बाकी बच्चे तो यही है ना, पढ़ा लीजिए। ओके। अच्छा, आप पढ़ने जा रहे हो? ओके ओके, तो यहाँ पर मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है? मजाक नहीं कर रही हूं मैं। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है। हम्म। वहां उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मम्मी का कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती है, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहां नहीं जाता।
वहां किसके पास जाए? मम्मी तो वहां रहती ही नहीं। रहती है बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। पढ़ा दीजिए, ओके। यहाँ भी पलता हूँ। चल बच्चा। हम्म। यहाँ भी पलता हूँ मतलब। कहाँ गया? क्या हुआ, कुछ गलत लिखा था क्या इसमें? अब इतनी सी बात पे भी गलती मत निकाला करो यार। गहराई से लिखा गया है। हम्म। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी दो पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देगी। जाने क्यों, उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। हम्म, वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैंडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां जिनके पीछे से सूरज निकल डूब कर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ाऊ हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता जाए। चलता जाए तो पहुंच ही सकता है, पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे। मम्मी उसे बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती हैं। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता है। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ। फिर गिन कर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। आपने भी कभी किया है ऐसा बचपन में? हमने बहुत किया है। मतलब पत्ते इकट्ठे करते, दो मुंह वाले पत्ते, स्कूल जाते जाते। तो ये सच्ची में मतलब बच्चों का जो स्वभाव है पूरा इसमें उकेर दिया गया है बहुत ही अच्छे से। एक दो पौधे की पत्तियां गंदी गली तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती है। हम्म। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया। रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा। और तब ना जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। मैंने भी बहुत। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ लिए लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ छीन लिया। झाड़ू होगा ना। छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो, सोनल रानी की जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। अभी कहीं उसको अपनी मम्मी भी तो वही तो नहीं लगने लग गई है। हेलो, और सुनो। यह कहानी कहने सुनने का वक्त है। सारा काम पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा। कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी वो डाइन सी रानी कैसे बन जाती थी? उसके पास जादू था? और क्या तो डाइन थी। सारे जादू बस में कर रखे थे। बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेस धर लेती। क्यों फूफी? आदमी भी चाहे
तो ऐसा कर सकता है? कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वाइन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। हाँ, 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप कि ना लोगों ने देखा ना सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे? वह रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा कर देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा? यह क्या? फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए। फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सक पका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं फिर वही गंदी बात कही तो। बंटी हाथ उठाकर अपनी जेब गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजब है। मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेंगी या उसके साथ लेटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो? छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी या फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है, क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को, ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज्यादा सटा लेती हैं। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारियों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती, अच्छा बता, तो मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या कि निकाल बाहर करेगा? हटाओ, बुढ़िया को बोर करती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारी किस्सें देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच फिर कहीं कोई आ गया है। पर कौन? यह वह समझ यह वह ना समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती हैं। उसका मन करता है कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि कभी कभी वो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती है। हूँ, फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला। तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दें? नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बड़ी है नहलाने वाली। तो जाओ, अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी ने खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की लड़की कर दो शूट, गोली से उड़ा दूंगा। हाँ, याद रखना, बंटी जब बहुत लाड़ में होता है या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे,
इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वो मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे ले लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? यह किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। वही मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होंगी नहीं तो। नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ ना कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर एक मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना निकल जाए, अम्मा ही ना मिल जाए। कैसे बोलती है वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। तो मन में हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाए। ऐसा ऐसा भी हुआ है किसी के साथ आस पड़ोस में जाते हुए? हमारे साथ बहुत ऐसा होता था। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वो सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे लाड साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं। घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, शन्नो है। कहने दो, कहती है तो बंदूक दिखाकर अभी लौट भी आऊंगा। मैं वहां रुकूंगा ही नहीं। कभी और सूरज तो अब कभी का उग गया। मेरे घर सब आते, मैं नहीं जाती। अरे मैं बचपन की बात कर रही हूँ, अभी तो आप बड़े हो गए हो ना। बचपन में तो जाते होंगे ना। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही है। क्षण भर को पांव ठिठक गए। ना भीतर को जाते बना ना लौटते। कौन? बंटी आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। हैं? आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी कैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। चिड़िया बाजार लगा रहता है। अच्छा। हम्म। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके आओ। हार रहा है तो कैसा भागने लगा? जीतती हुई शन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू खिसियाई सी शन्नो चीखती रही, मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए। टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। ये कोई आठ आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है, बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया। और उसी रौब के साथ वह अपने उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से मांगता मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती है। बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता। पर खाली बातों का रौब? क्या रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहे?
बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे कसता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक हो गया है, तलाक जो हो गया है। ना चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा, तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाई ठाई वहां हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में न जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है? कॉलेज की प्रिंसिपल है। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं? करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि मैं बोल गई। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पिटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए। पर जब भी वह ऐसी बात करता, मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता। उसे डर सा लगने लगता। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहां कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं। जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो? क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डाल कर लेटी है। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में न जाने क्या देख रही है मम्मी। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसे चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है। हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में घोंस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड़ कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती है। बालों की खूब ढीली ढीली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वो मम्मी की नजर बचाकर एक टक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का तल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटना है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगली फिराता रहता है। उसे आज भी याद है पहली बार जब उसने ऐसा किया था, तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही थी, अजीब अजीब नजरों से। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हुआ आया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई और उसने तय कर लिया कि अब वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। फिर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी। फिर मुझे अच्छा लगता है और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब है। उन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है।
आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण भारत की लड़ाई की बात समझ ले, मम्मी पापा की लड़ाई की बात समझ नहीं सकता। मम्मी बताए तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं, तो मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले में से झूम गया। लो, देख लो, मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो जरा अपनी अम्मा के गले में, ना झटक कर अलग कर दे तो। ना रहे पापा उसके पास, उससे क्या। मम्मी अकेली जितना प्यार करती है उसे, तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और सबकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टीटू के पापा, और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गई। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। हुलस कर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है सात भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे सातों लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहां जहां बच्चे गाड़े गए, वहां वहां चंपा का एक एक पेड़ उगाया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मारकर गड़वा देती हैं। बच्चों के पापा ने तो क्यों नहीं कुछ कहा। सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। हूँ, ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ। सात बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता ही ना लगे। बात तो सही है। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था, उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी नहीं, कभी रहता ही नहीं। ये तो माँ यह तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही थी। क्या देखती रहती है मम्मी, आंखें गड़ा कर, कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वहां कुछ भी कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले मम्मी। हम्म। बंटी पसोपेश में कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया, या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो। शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुई, लेटे लटे चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर है। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से। उसने हिम्मत जुटाकर मम्मी मम्मी, इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की शक्ति से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। क्या बता रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख पता ही नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई हो तो लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआसा हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो आई, ठंडी सांस खींच कर बोली, करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो जिएंगे कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उससे कितना ही प्यार करे, फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए, दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुपचाप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज ही हवा में थिरकती रही, उखड़ा बिखरा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया। बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी।
कैसे पूछे वह? क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है, अकेला-अकेला खेलता रहता है। पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला-अकेला खेले भी तो कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह जाती हैं। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे में सारे पर्दे खींच ले। सोने के कमरे में मतलब जहाँ स्लीप करते हैं, सोते हैं ना, गोल्ड वाला सोना नहीं। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी भी अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज चिपकवा देती हैं। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि सो, रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वह सोता भी है। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात रात थोड़ी ही हो जाएगी, और रात नहीं तो सोए कैसे? पर मम्मी सुनती है कोई बात पर मम्मी सुनती है कोई बात, बंटी चलो सो, और पकड़कर पलंग पर डाल देती है। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं, नजर कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहां कहां के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परी लोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। अच्छा, अगर कोई उसे जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो वो क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे आया देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, ऐसा भी करते थे आप? हम्म। इतनी हिम्मत भी थी आपकी भाई। हाँ, वैसे बचपन बहुत अच्छा होता है ना। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान, बाहर देखेंगी, टीटू के घर जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, फूफी सारे में दौड़ती फिरेंगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई हुई फूफी को, और जब मम्मी रो पड़ेंगी तो झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाएगा। पर ये सब चीजें मिलती कहाँ हैं? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं। मैं भी यही यही सोचती थी, काश जादू की छड़ी होती तो ऐसे ही गायब हो जाते। सारी कहानी में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ है। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। मैं भी ये सोचती थी, ये सारी चीजें मिलती कहाँ हैं, ये परियां होती कहाँ हैं। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पल की हिल तो नहीं रही। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मम्मी तरह तरह की कैसे हो जाया करती हैं। टीटू की अम्मा तो टीटू की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी रहती हैं, फूफी भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुन्नी ने कहा था कि बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़कर देगा तो वो बंटी को करौंदे की माला बनाकर देगी, खूब सुंदर सी। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं ही जाएगा। वहां उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़ा। कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ेगा। अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा! पसीने में सराबोर वकील चाचा एक तरह से हाँफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों को कमीज से यूं पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बांह से झूल गया। आप कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप? कहाँ? मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ,
धूप कहाँ? ये तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। शगुन घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। भीतर सो रही है। और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं कि बिगुल नाद के साथ ही बट्टी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम से पिटा गई। साड़ी ठीक करके उठती हुई बोली, अरे आप कब आए? यह बंटी वहां कराते तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही है आप कब आए? पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतार कर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है। और चाचा की इतना पसीना। तुम्हारे यहाँ आज आया हूं तो समझ लो शहर में आज ही आया हूं। क्यों रे, तो उठकर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान नहीं पास आ रहे? आंख लगी कि आंख लगी नहीं कि गायब? ऐसा हम भी बहुत करते थे धूप में, और धूप लगती भी नहीं थी ना बचपन में। मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है कि अभी भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पियेंगे। बोलिए क्या लाऊं? चाचा की आंखों में का एक लाड़ उमड़ आया। बड़ी खातिर करना सीख गया। तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गई, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा, पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकाले। पता नहीं क्यों चाचा एकटक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी भौं के कुछ नीचे घनी भौहों के नीचे कुछ अंदर क्यों धंसी आंखें जाने कैसी गीली गीली हो गई। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, पापा की याद आती है बेटे? झेपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए हैं। धूप छांव सब बराबर होती है। हाँ, कुछ होश नहीं रहता। पेट सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं। जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे। बेटा, जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का सर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतना जोर जोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हूँ। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना जरूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ ना लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं। इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया, वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ भेजते हैं। और शायद यही कारण है कि उसे चाचा अच्छे लगते हैं। चाचा का आना उसे अच्छा लगता है। जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वो तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी थी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ उत्साह एक क्षण को जाग उठा। हाँ, एक्चुअली मेरा जो एरिया है ना, वो पंजाब के साथ टच है। नालागढ़, नालागढ़ आपने नाम सुना होगा। नालागढ़ के साथ टच है, मतलब पंजाब के साथ ही टच है। अभी तो फिलहाल शिमला में हूँ, मतलब शिमला में काफी टाइम से मैं रह रही हूँ। और हमारे एरिया में धूप लगती है, गर्मी भी होती है। बट शिमला में नहीं। शिमला यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, मतलब मेरे घर से, यहाँ से नहीं। तो उस एरिया में बहुत धूप लगती है, गर्मी भी बहुत होती है, और दिन में सब सोते भी हैं। बाद में देख लूंगी। हाँ ठीक है, अभी आप कर लो काम। हम्म। तो वहां पर जैसे दिन में गर्मियों में लोग सोते हैं ना, तो उस टाइम जब सब सो जाते थे तो हम बाहर खेलने खाने, मतलब पेड़ों के पास फ्रूट तोड़ने भाग जाते थे।
हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग्स गत्ते पर चिपका चिपका कर लटका रखी हैं। 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी हैं। हाँ, बड़े गर्व से बंटी ने कहा। स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी हैं। आर्ट क्लब का चीफ हूँ। शिमला में सोते हैं बट बहुत रेयर, क्योंकि उठते ही उठते ही लेट है। उठते ही 10-11 बजे है। अब सोचो 10-11 बजे उठेंगे, मतलब जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, वो सुबह जल्दी चले जाते हैं। और जिन्होंने नहीं जाना होता है वो 10-11 बजे उठते हैं आराम से सो करके। तो दिन में कब सोएंगे जब उठेंगे ही 10-11 बजे? क्योंकि ठंड का माहौल होता है ना यहाँ पर, वैसे ही सोते हैं ज्यादातर लोग। तो उठते ही लेट है, सोते भी लेट है, उठते भी लेट है। क्योंकि ठंड की वजह से पता ही नहीं चलता है टाइम का, मौसम की वजह से टाइम का पता नहीं चलता है। कितना रह गया है? हाँ, अच्छा, श्राद्ध चल रहे हैं आजकल। ओके ओके ओके। अरे मैं भी इस बात से हैरान हूँ, अंकिता को कपड़े काटने की आदत। प्योर एयर मिलती होगी। प्योर एयर मिलती है, बिल्कुल मिलती है अगर बाहर जाए तो। वैसे ज्यादातर अंदर ही रहते हैं लोग, बाहर कम ही निकलते हैं। चलो, अभी आप थक गए हो क्या? इसको छोड़ देते हैं, फिर खुद ही पढ़ लेना अब, है ना? इतनी स्टोरी तो क्लियर हो ही गई है कि क्या क्या है इसमें। यहाँ से आप खुद ही पढ़ लेना। तभी सब बच्चों को काम भी है। मेरे घर कल पूजा थी। अच्छा, शाम को करना ना। शाम को बेटा इसी में अगर टाइम लगा देंगे तो फिर बाकी यूनिट्स का क्या करेंगे? अभी मैं देख लेती हूँ कितनी स्लाइड्स इसमें रह गई हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। छत्तीस 36 स्लाइड्स तो इसी की हैं। फिर अभी धरती धन्ना अपना भी है। और ये तो छोटा ही होगा। बस इतना ही है। मतलब कि अभी 40 स्लाइड्स लगभग आपको पढ़नी पड़ेगी। पढ़ लेंगे ना खुद से तो फिर मैं इसको पीडीएफ इसकी डाल दूंगी, है ना? तो अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है तो। ये पूरा उपन्यास है बट ये छोटा ही है, मतलब इतना बड़ा नहीं है जैसे कि उपन्यास बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये वैसा उतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इसको पूरा रखा था। तो इसलिए क्लास इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हाँ, तो इसको पूरा मतलब पूरा पढ़ना होगा, पढ़ लेना। वैसे इसकी स्टोरी तो आपको समझ आ ही गई है। तो जरूरी भी नहीं है कि आप इसको पढ़ने में टाइम लगाएं या टाइम वेस्ट करें। तो फिर नाश्ता करके बैठी थी आराम से, तभी मुझे ज्यादा भूख लग रही है। आपने तो नाश्ता किया है भाई। तो धरती धरना अपना भी है, इसमें कर लेंगे आप तो। शाम की क्लास में दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं। बताओ। धरती धरना अपना भी आप पढ़ लेंगे अगर तो। धरती धरना अपना के का तो छोटा सा है, थोड़ी सी स्लाइड्स है उसमें, शायद 5-6। हाँ, अभी करूंगी, अभी करूंगी। तो अगर आप ये सारा पढ़ लेंगे तो फिर। ब्रश भी नहीं किया? ब्रश तो मैं कर लेती हूँ सुबह उठते ही। थोड़ा पढ़ा दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। ओके। ओके, फिर शाम की क्लास में कोई और यूनिट मैं देखती हूँ कौन सी स्टार्ट करनी है ना? इसको आप खुद ही पढ़ लेना, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है। ज्यादा इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये उपन्यास आपने अगर पढ़ना होगा बंटी वाला, तो पढ़ लेना। नहीं तो फिर आप सीधा धरती धन्ना अपना पढ़ करके इसको छोड़ देना, है ना? बाकी तो क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, इसमें अभी प्रैक्टिस करनी बाकी है। अभी अगर हम पढ़ लेते हैं निबंध निबंध, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा वाइड है। बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन है।
तो निबंध पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर छोटी-छोटी यूनिट्स बच जाएँगे, उनको पूरा कर लेंगे, है ना? क्योंकि ये भी सिलेबस अभी इसी महीने में कवर करना है। अच्छा, अच्छा ये ओके। पर बचपन में जो कपड़े काटती थी ना, वो मैं सोच के परेशान हूँ। अच्छा, तबीयत तबीयत का ध्यान रखो, कोई बात नहीं। ठीक है, रिवीजन तो हम करेंगे ही, फिर ट्रिक्स के साथ चीज़ों को याद भी करेंगे। तो ये सिलेबस एक बार कवर हो जाए तो फिर आराम से हमारे पास एक ही काम रह जाएगा, रिवीजन, है ना? धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है, तो इसको पढ़ लेना। और छोटा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इसी पीडीएफ में, तो इसको अपलोड कर दूंगी। दूसरों के घर के पर्दे, बेडशीट भी, ओ माय गॉड। किसी ब्लेड ले जाती होगी, बच्चों के पास ब्लेड ही होते हैं ना। घर से कैंची उठा के ले जाते थे, है ना? कैंची से काटी थी। अच्छा। टेलर को देखा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, मतलब अंकिता अंकिता को एक दूसरे के बारे में पता है सब, हाँ? बड़ी मम्मी के घर की बहुत काटी। मतलब अब दोनों ने ऐसा किया है या फिर अंकिता दूसरी अंकिता की बात कर रही है? ये मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। जो मिलता था उसे काट लेते थे, हे प्रभु। ये लड़कियां, इतना बड़ा काम भी आपने किया, आपको डर नहीं लगता था क्या? दांतों से। अपने बाल भी काटे क्या? अपने बाल तो सबने काटे हैं, सबने काटे होंगे, है ना? अपने बाल तो मैंने भी काटे हैं। और छिपाने के लिए फिर मतलब कुछ कुछ करना पड़ता था, नहीं तो मम्मी को पता लग जाए। दांत, हो सकता है दांतों से काटती हो, है ना? इतने तीखे दांत थोड़ी होंगे। हाँ, अपने बाल तो मतलब मैक्सिमम लड़कियां काटती हैं। थोड़ा सा जब थोड़ी सी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो काटती है, थोड़ा फैशन करने का जुनून आ जाता है ना। गुरुकुल में पढ़ती थी बचपन में। हाँ, एक्चुअली वो एक उम्र होती है, उसमें थोड़ा सा फैशन करने का जुनून आ जाता है, तो लड़कियां जुल्फे काटती हैं फिर। हम्म, अनुशासन रखना पड़ता था, अच्छा। ओके, तो आज सबको अपना बचपन याद आ गया है ना, बंटी के माध्यम से। रात को कैंची लेके सोती थी। अनुशासन भी अच्छा है, हाँ, अपना अपना मतलब माहौल की बात है, जिस माहौल में आप रहे हो वैसे उसका असर हो जाता है ना। चलो, चलते हैं फिर अब निबंध वाली यूनिट्स शुरू करते हैं रात मतलब शाम की क्लास में। निबंध इकाई 9, कितने निबंध है इसमें? 10 हैं पूरे, है ना? अच्छा, मतलब आप भी अनुशासन में नहीं रहे हो सारी उम्र, है ना? गुरुकुल से निकलने के बाद फिर से मस्ती। फिर वो मस्ती अंदर रह जाती है तो फिर बचपना रह जाता है अंदर तो।
10 12 में। ओके। अच्छा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब चलते हैं, हम क्लास को एंड करते हैं। और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को और कोई बात करनी है, कुछ पूछना है? जो 9th यूनिट है निबंध वाली, इसमें है दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष उन्नति, यानी कि भारतेंदु के दो निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति है। और बाल बाल कृष्ण भट्ट लिखा है ना, शायद आपके सिलेबस में है ना। इसको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। सिलेबस में कुछ गलतियां हैं तो वो आपको ध्यान रखना है ना। इसमें ही कर देती हूँ, रुको अभी 1-2 मिनट और। क्वेश्चन कराओगे क्या आप सारे निबंध से? क्वेश्चन भी करा लेंगे, क्वेश्चन की क्या बात। पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए पढ़ोगे आप तभी तो क्वेश्चन कराने का मुझे फायदा है, अदरवाइज तो। जो इकाई 9 है आपकी निबंध ना, उसमें एक चीज गलत दी हुई है। बाल जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ा है किसी ने? ये शिव शंभू के चिट्ठे बहुत अच्छा है। शिव शंभू के चिट्ठे, ये निबंध है बाल मुकुंद गुप्त का, ठीक है। और इसको सिलेबस में लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त का है ये निबंध, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें, शायद 1-2 चीजें उसमें गलत दी हैं सिलेबस में। हाँ, और कौन सी कविता कह रहे थे? प्लीज मैम, ओके कोई बात नहीं, करवा लेंगे। आ, कौन सी कविता थी वो? द्रुत झरो है ना, द्रुत झरो, जगत की जीर्ण पत्र। ये किसकी कविता है? अभी करवाया मैंने ये, रिसेंटली अभी की हमने कविता वाली यूनिट। किसकी कविता है ये? सुमित्रा नंदन पंत की ना। और ये सिलेबस में बताई हुई है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये 2 चीजें सिलेबस में गलत है, और अगर और भी कुछ होगा तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इसको आपको करेक्ट करना है ना। इसको ठीक कर लेना। सुमित्रा नंदन पंत की है ये, बट उसमें महादेवी वर्मा दिया हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेना। बाकी देखते हैं फिर कि क्या होता है, कैसे होता है। मतलब निबंध आज हम स्टार्ट कर देंगे शाम वाली क्लास में। तो अभी जो पीडीएफ में डाल दूंगी आपके लिए, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। धरती धन्ना अपना खुद ही पढ़ लेना, उतना तो कर ही लोगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। कौन कौन बच गया है लास्ट तक? अंकिता, अंकिता, अंजलि, पूनम, ममता। अच्छा ममता, आप अभी आए हो क्या? लेट आए हो ना। पहले तो आप क्लास में नहीं थे, और सुबह वाली क्लास में शायद आप होते भी नहीं हो, है ना। चलो ठीक है, शाम में मिलेंगे नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे सभी को। जाओ खाना वाना खा लो, और श्राद्ध है कहीं कहीं तो श्राद्ध मना लो। बाय। रिकॉर्ड देखती हूँ, ओके। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर।